हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। उप सहसंयोजी यौगिक के बारे में बात कर रहे थे। इसके जस्ट पहले बच्चों हमने उप सहसंयोजी यौगिक मतलब संकुल यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण हमने देखा था बच्चों, नॉमेनक्लेचर ऑफ आईयूपीएसी, है ना। उम्मीद करता हूं उस लेक्चर को आप लोगों ने देखा होगा। 1 घंटे से भी ज्यादा का है, 1 घंटे 20 मिनट का है और उसमें हर टाइप का मैंने आपको बताया था पूरा सिस्टमेटिक। और उस लेक्चर को यदि कोई बच्चा देख लेगा तो आज ये जो लेक्चर है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं कहानी आज बच्चों। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है उस वीडियो को जरूर देख लेना। और यदि कोई बच्चा प्रॉपर नोट्स नहीं ले पाया है और उसे लगता है कि शिव कोचिंग क्लासेस का नोट्स लेना चाहिए तो 96 85 29 91 49, ठीक है बच्चों, 29 91 49 ये मेरा पर्सनल नंबर है। और कितना चार्ज लगेगा बच्चों? मात्र 100 रुपए लगेगा और बढ़िया ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाएंगे। तो जिन बच्चों को नोट्स लेना है ना, शिव कोचिंग क्लासेस का केमिस्ट्री का, क्योंकि यदि प्रॉपर तैयारी करना है तो आपके पास प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कोई हमारे पास यौगिक का नाम देके रखा है और उससे हम सूत्र कैसे बनाएंगे, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक यही है। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हमने देख लिया था। आज हम बात करेंगे कि आपका बच्चों सूत्र दिया रहेगा तो हम नाम कैसे बनाएंगे। तो देखो, जिस तरीके से हमने आपसे चर्चा किया था प्यारे बच्चों, थोड़ा सा यदि हम बात कर लें कि उप सहसंयोजी यौगिकों में तो अपना इसका 2 पार्ट होता है। जैसे यहां पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, Na2 है, ठीक है, और यहां पे प्लेटिनम है, Cl6 है, ठीक। इसमें बच्चों 2 भाग होता है। एक तो आपका धनात्मक भाग, इसका 2 भाग तोड़ते हैं बच्चों, तो एक आपका धनात्मक भाग और एक आपका ऋणात्मक भाग, 2 भाग होगा। तो जिस तरीके से आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करते समय धनात्मक भाग का हम नाम पहले लिखते थे, ऋणात्मक भाग का नाम बाद में लिखते हैं, उसी तरीके से सेम प्यारे बच्चों जब नाम दिया रहेगा तो धनात्मक का सूत्र पहले लिखेंगे और ऋणात्मक का सूत्र बाद में लिखेंगे, ठीक है। इतना क्लियर, सबको पता है ना बच्चों? इतना क्लियर है कि जिस तरीके से सूत्र से जब नाम लिखते हैं तो धनात्मक का नाम पहले लिखते हैं और ऋणात्मक का नाम बाद में। और आप लोगों को लगेगा कि सर ऐसा हो जैसे आपका कोबाल्ट हो गया, NH3 का होल 6 हो गया, है ना। और बच्चों आपका मान लीजिए यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन की संख्या 3 है, तो यहां भी आपका 2 भाग है, यहां भी आपका 2 भाग है, मतलब एक आपका ये धनात्मक हो गया और एक ऋणात्मक हो गया, दोनों चीज हो सकता है। तो सबसे पहले नामकरण करते समय हमें तो पहचानना है कि कौन सा धनात्मक भाग है, कौन सा ऋणात्मक भाग है। ये जो क्षेत्र है बच्चों, वो क्षेत्र कहलाता है आयनीकरण क्षेत्र। क्या कहलाता है? आयनीकरण क्षेत्र। क्या कहलाता है बच्चों? आयनीकरण क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि हमें इसी चीज को बनाना है, ऐसे ही आपको नाम से बनाना है। और ये भी बच्चों बाहर वाला ये भी आपका आयनीकरण क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? आयनीकरण क्षेत्र कहलाता है। ये अलग ही नजर आएगा, ठीक है। मैं आपको संकेत बताऊंगा कैसे आप पहचानोगी। और ये जो कोष्ठक के अंदर बच्चों ये उप सहसंयोजी क्षेत्र कहलाता है, उप सहसंयोजी क्षेत्र कहलाता है, उप सहसंयोजी क्षेत्र कहलाता है, ठीक है बच्चों, उप सहसंयोजी क्षेत्र कहलाता है। और जैसे ये भी आपका उप सहसंयोजी क्षेत्र है। प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि मान लीजिए केंद्रीय धातु परमाणु यदि ऋणात्मक है तो इसमें 8 जुड़ता है बच्चों। क्या जुड़ता है? 8। लेकिन यदि केंद्रीय धातु परमाणु आपका धनात्मक है तो उसमें 8 नहीं जुड़ता, 8 नहीं लगा रहेगा। इतना आप लोगों को पहचानना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां पे आपका बच्चों क्लोरीन 6 है, 6 क्लोरीन है, 6 क्लोरीन है प्यारे बच्चों, तो इसमें लिखा रहेगा 6 की संख्या हेक्सा, है ना। और क्लोरीन की जगह क्लोरो लिखा रहेगा या क्लोरिडो लिखा रहेगा, क्लोरो या क्लोरिडो ऐसा। तो हम जान जाएंगे कि क्लोरो की संख्या यानी क्लोरीन की संख्या कितनी है बच्चों? 6 है। जैसे एमीन लिखा है, हेक्सा एमीन, तो हम जान जाएंगे बच्चों एमीन की संख्या 6 है। इतना क्लियर? ये थोड़ा सा बेसिक है इसलिए जानना जरूरी है ना बच्चों। तो जैसे हम बात करते हैं कि धनात्मक ऋणात्मक की पहचान के लिए, तो धनात्मक में बच्चों यदि कोई एलिमेंट्स है तो धातु परमाणु होगा, है ना। और यदि ऋणात्मक में कोई एलिमेंट्स है तो पक्का वो कहीं ना कहीं ऋण विद्युतीय तत्व होगा। इतना आप लोगों को पहचानना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। कहानी में ट्विस्ट आएगा, फिलहाल अभी आप लोगों को इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि हर एक यौगिक में 2 भाग होता है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक भाग। तो जिस तरीके से हम बच्चों सूत्र बनाते हैं तो धनात्मक पहले नाम लिखते हैं तो धनात्मक पहले ऋणात्मक का बाद में लिखते हैं, ऐसे सूत्र बनाएंगे तो धनात्मक का पहले बनाएंगे और ऋणात्मक का बाद में बनाएंगे, ठीक। चलिए, तो पहला जो पॉइंट है बच्चों देखिए कि सरल
अथवा जटिल यौगिक दोनों में धनायन पहले लिखा जाता है, इसके बाद ऋणायन लिखा जाएगा। पहले धनायन का नाम लिखेंगे, इसके बाद ऋणायन का नाम लिखेंगे। इतना क्लियर। दूसरा, उपसहसंयोजी क्षेत्र को बड़े कोष्ठक में लिखकर व्यक्त करते हैं। जैसे आप लोग देखो, अब ये यौगिक है, उपसहसंयोजी क्षेत्र है बच्चों, इसको हम बड़े कोष्ठक में रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपका बड़ा कोष्ठक है, ये भी उपसहसंयोजी क्षेत्र, ये भी बड़ा कोष्ठक के अंदर ही रहेगा। ठीक है, पहला धनात्मक भाग को लिखेंगे, फिर ऋणात्मक भाग को लिखेंगे। जब उपसहसंयोजी क्षेत्र की बात करेंगे तो उसको अपन क्या करेंगे बच्चों, एक बड़े कोष्ठक के अंदर लिखेंगे। ठीक है, चलिए सर, अगला पॉइंट जो हमारा है कि बहुपरमाणविक लिगेंड को केंद्रीय धातु के दाईं ओर छोटे कोष्ठक में लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए यहां पर हम लिगेंड की बात करते हैं तो लिगेंड NH3 है बच्चों, इसके साथ हम यदि मान लीजिए यहां पे लिगेंड लिखते हैं और वो बहुपरमाणविक है, यानी एक से अधिक परमाणु उसमें है, बहुपरमाणविक है, तो सिंपल इसको हम कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। ठीक, एक एक पॉइंट आपको बताते हैं चलेंगे। लिगेंड को ऋणायनिक, उदासीन और इसके बाद धनायनिक लिखते हैं। यानी किसी केंद्रीय धातु परमाणु के साथ धनायन भी जुड़ा है, ऋणायन भी जुड़ा है, उदासीन भी जुड़ा है। तो ऐसी स्थिति में प्यारे बच्चों आप लोगों को याद रखना है कि पहले हमको ऋणात्मक लिखना है, उदासीन लिखना है, इसके बाद धनात्मक लिखना है। यानी केंद्रीय धातु परमाणु के बाद ही आपका ये सबको पता होना चाहिए कि केंद्रीय धातु परमाणु पहले लिखेंगे, उसके बाद हम उनका लिगेंड जोड़ेंगे। लिगेंड जोड़ते समय बच्चों पहले ऋणात्मक लिगेंड, फिर उदासीन, फिर धनात्मक। ठीक है, जैसे हम केंद्रीय धातु परमाणु, उसके बाजू में आपका बच्चों ऋणात्मक लिगेंड, उदासीन, फिर धनात्मक। लेकिन वहीं पे यदि मान लीजिए दो ऋणात्मक आ गया, फिर अल्फाबेट का प्रयोग करेंगे। ऋणात्मक सेम दो हो गए और दोनों के दोनों ऋणात्मक है, जैसे क्लोरीन भी हो गया, नाइट्रो भी हो गया, तो फिर क्लोरो सी पहले लिखेंगे और नाइट्रो बाद में लिखेंगे। ये फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। ऋणायनिक, उदासीन, धनायनिक लिगेंड में एक समान लिगेंड के लिए है ना, एक समान दो से अधिक आ गए, धनायन धनायन दो आ गए, ऋणायन ऋणायन दो आ गए, तो ऐसे में हम अल्फाबेट का प्रयोग करेंगे। किसका बच्चों? अल्फाबेट का, यानी अंग्रेजी वर्णमाला का प्रयोग करेंगे। ABCD में जो पहले आएगा उसको धातु परमाणु के पास में रखेंगे। ठीक है, सूत्र में धनायन एवं ऋणायन की कुल संख्या लिखने के लिए धनायन में मतलब परिकलित की जाती है, मतलब आक्सीकरण संख्या से निकालेंगे। किसकी बात की जा रही है? जैसे यहाँ पे क्लोरीन 3 है, कैसे जानेंगे कि क्लोरीन 3 है? यहाँ पे सोडियम 2 है, कैसे जानेंगे कि 2 है? तो इसको हम आक्सीकरण संख्या से निकालेंगे। एक एक चीज क्लियर करेंगे। फिलहाल आप लोगों को पता हो गया कि पहले धनात्मक फिर ऋणात्मक। यदि प्यारे बच्चों हम उपसहसंयोजी क्षेत्र की बात करें तो बड़े कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितने भी लिगेंड हैं बच्चों उनको अपन केंद्रीय धातु परमाणु के यदि हम बात करें तो दाएं साइड लिखेंगे, पहले ऋणात्मक फिर उदासीन फिर धनात्मक लिखेंगे। यदि सेम ऋणात्मक ऋणात्मक दो से अधिक है, 3 अधिक है, 4 अधिक, तो अल्फाबेट का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर। और अगला पॉइंट क्या था अपना, यदि मान लीजिए ऋणायन और धनायन की संख्या लिखनी है बच्चों तो उनके लिए हम आक्सीकरण संख्या से निकालेंगे। ठीक, चलिए कहानी में ट्विस्ट आएगा कब? जब यहां पर आप सूत्र लिखना शुरू करोगे। ठीक है, देखो ये बेसिक इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यदि बेसिक नहीं बनेगा तो फिर रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले तो पहचानना पड़ेगा प्यारे बच्चों आप लोगों को। ठीक है, उपसहसंयोजी क्षेत्र यदि पहचान लिया आपने, हम अभी जितने भी हैं उनमें सब में उपसहसंयोजी क्षेत्र पहचानते हैं। देखो प्यारे बच्चों, एक नियम पढ़े थे आप लोग IUPAC नोमेनक्लेचर करते समय कि उपसहसंयोजी क्षेत्र का नाम लिखते हैं तो कहीं भी उसको अपन है ना बीच में तोड़ते नहीं, पूरा का पूरा जुड़ा रहता है। क्या रहता है बच्चों? पूरा का पूरा जुड़ा रहता है। ठीक है, जैसा हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट है, 8 ऋणात्मक है तो 8 है। सबसे पहली बात, धनात्मक ऋणात्मक तो आप पहचान जाओगे, हम आपको 1 मिनट बताएंगे। सबसे पहले तो पहचानना कि उपसहसंयोजी क्षेत्र में क्या क्या है। तो आप लोगों को ऐसे भी पता है कि सर केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितने भी लिगेंड जुड़े होंगे, यदि मान लीजिए यहां से हम बात करें तो देखो हेक्साएमीन लिगेंड है बच्चों, कोबाल्ट, ये आपके केंद्रीय धातु परमाणु की बात की जा रही है। सोडियम ये अलग हो गया, तो सोडियम ये अलग हो गया, तो ब्रोमो क्लोरो नाइट्रो एमीन प्लेटिनेट, ये आपके केंद्रीय धातु परमाणु की बात की जा रही है। मतलब बच्चों यहां पे टेट्राएमीन, तो ये आपका लिगेंड से शुरू हो रहा है, तो ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु हो गया बच्चों। मतलब केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट है, मतलब ये आपके उपसहसंयोजी क्षेत्र की बात की जा रही है। ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु बोल रहा हूं, तो यहां पे प्लेटिनम केंद्रीय धातु परमाणु, कोबाल्ट केंद्रीय धातु परमाणु, यहां भी कोबाल्ट केंद्रीय धातु परमाणु हो गया। ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु, यहां पे प्लेटिनम केंद्रीय धातु परमाणु है। और ये उपसहसंयोजी क्षेत्र में पहचानने के लिए बात कर रहा हूं। टेट्रा एक्वा डाइक्लोरोक्रोमियम, ये आपका उपसहसंयोजी क्षेत्र हो गया बच्चों। पोटेशियम ये अलग हो जाएगा, देखो ट्राई ऑक्सलेटोफेरेट, ये आपका उपसहसंयोजी क्षेत्र हो जाएगा। पोटेशियम ये अलग हो जाएगा बच्चों, एमीन ट्राइक्लोरोप्लेटिनेट। आप लोगों को पता होना चाहिए
कि हम उपसहसंयोजी यौगिक की बात करते हैं बच्चों, तो जो जुड़ा रहेगा, मैंने कहा ना यदि अलग है तो फिर वो आपका कहीं ना कहीं उपसहसंयोजी क्षेत्र के अंदर नहीं आएगा। देखो सारे के सारे जुड़े हैं। आप बोलोगे ये एन, एन तो नाइट्रो के लिए दर्शाया गया है, एन तो नाइट्रो के लिए दर्शाया गया है, उसके पीछे फैक्ट है कि मान लीजिए जैसे ONO है और इसमें O देता है बच्चों, और नाइट्रो NO2 निगेटिव है, इसमें N देता है, तो नाइट्रो लिखा है, इसलिए बताया गया कि इसमें जो दाता परमाणु लिगेंड जो है वो दाता परमाणु N है, इसलिए दर्शाया गया है। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले में हम और भी लेकर आए हैं, सारे की चीज एक साथ करेंगे बच्चों। जैसे यहां पे सोडियम अलग है, अलग ही दिख रहा है, ठीक है, ये सर सोडियम अलग दिख रहा है, तो यहां से यहां तक आपका बच्चों क्या हो गया, उपसहसंयोजी क्षेत्र। ठीक है सर, मतलब ये पूरा उपसहसंयोजी क्षेत्र हो गया। यहां पे बच्चों डाइक्लोरोबिस यहीं से शुरू हो जाता है, यहीं से डाइक्लोरोबिस कोबाल्ट, ये आपका पूरा का पूरा एथिलीन डायमीन बहुतंतुर लिगेंड है, इसलिए बड़े कोष्टक के अंदर है, मतलब कोष्टक के अंदर है। फिर बच्चों हेक्साएमीन एक्वाक्रोमियम, देखो बच्चों ये आपका बच्चों उपसहसंयोजी क्षेत्र के अंदर आ जाएगा। क्लोरोबिस से लेकर के कोबाल्ट तक ये उपसहसंयोजी क्षेत्र के अंदर आ जाएगा। ठीक है, क्लोरोबिस है, सिंपल है, आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि यदि लिगेंड से नाम शुरू हो गया तो वह लिगेंड से ही शुरू होगा। उपसहसंयोजी क्षेत्र के अंदर लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु दो ही चीज रहेगा। ठीक है, जैसे टेट्राएमीन से शुरू हो गया कोबाल्ट तक, ये आपका उपसहसंयोजी क्षेत्र के अंदर की बात आ जाएगी। पेंटाएमीन कार्बोनेट कोबाल्ट, ये आपके उपसहसंयोजी क्षेत्र के अंदर की बात आ जाएगी बच्चों। फिर टेट्राहाइड्रिडो एल्यूमिनेट, ये उपसहसंयोजी क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। पेंटा कार्बोनिल बच्चों ये पूरा का पूरा उपसहसंयोजी क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। ये बच्चों आपके ये लो, मतलब ऑक्सीकरण संख्या के बाद यदि है तो वो उपसहसंयोजी क्षेत्र के अंदर नहीं आएगा। ऑक्सीकरण संख्या पहचान होता है, ऑक्सीकरण संख्या यदि बाद में है तो बच्चों ये आपका ऋणात्मक है, ये धनात्मक भाग है। इतना क्लियर। चलो उपसहसंयोजी क्षेत्र आपने पहचान लिया, और इनमें यह भी पहचान लिया कि केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट है, इसमें क्रोमियम है, इसमें एल्यूमिनियम है ना बच्चों। यहां पे केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट है, यहां भी कोबाल्ट है, यहां पे कोबाल्ट है, यहां क्रोमियम है बच्चों, यहां कोबाल्ट है, यहां पे सिलिकॉन है। केंद्रीय धातु परमाणु भी आपने पहचान लिए, सभी में केंद्रीय धातु परमाणु पहचान लिए। ठीक सर, क्लियर है, इतना तो क्लियर हो गया। चलो पहला पॉइंट हम देखते हैं बच्चों, यहां पर देखो सर, हमको यह पता हो गया कि उपसहसंयोजी क्षेत्र के अंतर्गत हमें हेक्साएमीन कोबाल्ट लिखना है। कैसे पहचानेंगे कि धन है कि ऋण? तो आप ऑक्सीकरण देखना, ऑक्सीकरण संख्या के बाद यदि कुछ दिख रहा है, इसका मतलब ये वाला भाग ऋणात्मक है और इसका वाला भाग धनात्मक है। यहां पे ऑक्सीकरण संख्या के बाद कुछ नहीं दिख रहा है सर, यहां पे सोडियम है तो इसको दो भागों में, ये सोडियम ये धनात्मक है, बाकी का भाग ऋणात्मक है। यहां पे सर बताओ टेट्राएमीन ऑक्सीकरण, हाँ तो ये तो आपका ऋणात्मक सीधा सीधा पहचान, ये धनात्मक हो गया। ये आपका ऑक्सीकरण के बाद ये ऋणात्मक है तो ये वाला भाग आपका धनात्मक हो गया। इसको मैं तोड़ देता हूं। यहां पे कैसे पहचानेंगे सर? यहां पे तो कुछ नहीं है, मतलब इसके पहले ही इसको तोड़ना पड़ेगा। पोटेशियम अलग है तो ये धनात्मक भाग हो गया, ये ऋणात्मक भाग हो गया। ठीक है सर, इसमें कैसे पहचानेंगे? तो पोटेशियम अलग दिख रहा है, धनात्मक भाग, ये ऋणात्मक भाग। और दूसरा चीज पहचानने के लिए, जैसे मान लीजिए किसी केंद्रीय धातु परमाणु में 8 जुड़ा है, जैसे यहां पर देखो 8 तो ऋणात्मक है, 8 तो ऋणात्मक है। ठीक है, और कहीं पे 8 जुड़ा हुआ है, हाँ प्लेटिनेट, तो ये आपका ऋणात्मक है। देख लो, किसी केंद्रीय धातु परमाणु के साथ यदि 8 जुड़ा है, मैं आपको बता देता हूं, जैसे सिलिकेट ये ऋणात्मक है तो सर धनात्मक इधर वाला हो जाएगा। देखो कोबाल्ट ये धनात्मक होगा बच्चों, 8 नहीं जुड़ा है और ये आपका ऋणात्मक हो गया। पहचानने का तरीका है, जैसे इधर बच्चों कोबाल्ट ये आपका धनात्मक है, आयन है, आयन कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो मतलब इसको अपन बोलेंगे इस धनात्मक ये पूरा का पूरा। क्लोराइड बच्चों, क्रोमियम क्लोराइड, देखो जरा ऑक्सीकरण संख्या के बाद क्लोरीन है, मतलब ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है। क्रोमियम है, क्रोमेट 8 होता बच्चों। अब यहां पर कोबाल्ट तो ये भी धनात्मक, ये भी कोबाल्ट तो ये भी धनात्मक, बाकी इधर ऋणात्मक इधर ऋणात्मक। ठीक, पहचान लोगे ना आप लोग, किसी भी यौगिक में पहचान लोगे। देखो 8 जुड़ा है मतलब ऋणात्मक है, तो इधर आपका धनात्मक होगा। क्रोमियम है, खत्म कहानी, धनात्मक मतलब उदासीन, इसमें तो कुछ है ही नहीं है ऑक्सीकरण के बाद। ये ऑक्सीकरण संख्या के बाद ये आपका ऋणात्मक है, इधर आपका धनात्मक है। इस तरीके से प्यारे बच्चों आप लोग बहुत कुछ सीख गए होंगे कि किसी भी यौगिक में यदि हम बात करेंगे, किसी भी यौगिक में बात करेंगे जिसका नाम दिया रहेगा
नाम दिया रहेगा तो उसमें हम क्या क्या पहचान कर लेंगे, एक तो धनात्मक भाग ऋणात्मक भाग, दूसरा हम यह भी पहचान कर लिए कि कितना उप सहसंयोजी क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलो अब जैसे उप सहसंयोजी क्षेत्र के पहले लिखा है तो उसको पहले लिखेंगे, धनात्मक को पहले ऋणात्मक को बाद में। देखना बच्चा, पहले अपन धनात्मक को लिखेंगे बच्चों हेक्सा एमीन कोबाल्ट, यानी कोबाल्ट के साथ हेक्सा मतलब 6। देखो बच्चों, डाई जुड़ा है तो 2, ट्राई जुड़ा है तो 3, टेट्रा जुड़ा है मतलब 4, उसकी संख्या 4, पेंटा जुड़ा है मतलब संख्या 5, संख्या 5। 1 मिनट का समय लूंगा बच्चों, क्योंकि गर्मी का थोड़ा सा इलाज भी अपने पास। वो कौन सा इलाज सर? वो गमछा वाली इलाज, देसी स्टाइल। देसी स्टाइल, अपन एसी में रहने वाले नहीं है प्यारे बच्चों, देसी स्टाइल, ये गमछा वाला देसी स्टाइल। बाकी बताओ यार, आप लोग प्यार और सपोर्ट जब दिखाते हैं ना किसी वीडियो में, तो हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि नहीं यार, आपके लिए ऐसा क्लास लाएं कि जीवन भर उस क्लास में भाई आप लोग यदि एक बार भी विजिट कर लो तो फिर आपको भटकना ना पड़े। बाकी तो चीजें क्लियर हो गई होगी, इसमें आपको पहचान ये आ गया होगा कि धनात्मक ऋणात्मक दोनों चीज पहचान गए होंगे, और तीसरा चीज आप ये पहचान गए कि कौन सा उप सहसंयोजी क्षेत्र के अंदर लिखा जाएगा। केंद्रीय धातु परमाणु भी पहचान लिए, केंद्रीय धातु परमाणु जस्ट ऑक्सीकरण के पहले रहता है, जस्ट ऑक्सीकरण, जहां भी ऑक्सीकरण दिख जाए उसके पहले केंद्रीय धातु परमाणु रहेगा। ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु जस्ट ऑक्सीकरण संख्या के पहले। चलो लिखते हैं, फटाफट लिखेंगे ना। हेक्सा एमीन, हेक्सा मतलब 6, एमीन की संख्या 6 है, और कोबाल्ट केंद्रीय धातु परमाणु, कोबाल्ट हेक्सा एमीन, NH3 का होल 6, NH3 का होल 6। फिर प्यारे बच्चों, अब ये धनात्मक है, हमने इधर को लिख दिया। फिर क्लोराइड मतलब क्लोरीन है, अब इसकी संख्या में पता नहीं है, इसकी संख्या पता करने के लिए हमको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी पड़ेगी। कैसे सर? ऑक्सीकरण संख्या यहां पे देके रखा है 3, यानी टोटल तीनों का ऑक्सीकरण संख्या 3 है। कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या +3 है। ये बच्चों उदासीन होता है तो इसको 0 कर देते हैं। धन क्लोरीन का निकालना है x, क्लोरीन की संख्या कितनी है उसको अपन x के बराबर कर लिया, और यहां पे बराबर में कर लिया बच्चों 0। जब यदि आप पक्षांतर करोगे तो ये बच्चों ऋणात्मक में इधर पक्षांतर हो जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा। वैसे क्लोरीन ऋणात्मक है तो इसकी संख्या 3 आ जाएगी। कितना आ जाएगा? 3 निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी संख्या 3 आ जाएगी। अब आप लोगों को लगेगा कि सर ऐसा हमको समझ में नहीं आया, देखो मैं आपको बताता हूं। ठीक, फिर से आप लोग समझ लेना। ठीक है, फिर से आप लोग समझ लेना। कोबाल्ट का कितना है बच्चों? ठीक है, कोबाल्ट का कितना है? तो कोबाल्ट का +3 आया है तो +3 कर लिया। ये उदासीन है बच्चों, और क्लोरीन का होता है -1, तो यहां पर हम संख्या निकाल रहे हैं ना, इसकी संख्या निकाल रहे हैं, बराबर में कर दो 0। ये ऋणात्मक है ना बच्चों, ऐसे तरीके में ठीक रहेगा। तो 3 - x बराबर 0, तो x बराबर आपका बच्चों कितना हो गया? 3। इसकी संख्या कितनी है? 3। इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 3। ठीक, इस तरीके से आप लोग संख्या निकालोगे। ठीक है, अगला देखो सोडियम बच्चों, इस बार सोडियम भी जोड़ना है, इस बार सोडियम जोड़ना है। ठीक है सर, सोडियम की संख्या कितनी हमें नहीं पता, सोडियम की संख्या कितनी हमें नहीं पता। बस ब्रोमो क्लोरो नाइट्रो, ब्रोमो क्लोरो दोनों निगेटिव है, और नाइट्रो ये भी आपका निगेटिव है। एमीन प्लेटिनेट, एमीन भी है प्लेटिनेट भी है। ठीक है बच्चों, तो पहले निगेटिव लिखते हैं, ब्रोमीन पहले आएगा, क्लोरीन आएगा, फिर नाइट्रो आएगा। मतलब प्लेटिनम के साथ पहले ब्रोमीन आएगा, फिर बच्चों क्लोरीन आएगा। क्योंकि भाई ऋणात्मक लिगेंड, जैसे कई सारे लिगेंड है ना, तो पहले अपन ऋणात्मक लिगेंड लिखते हैं, पहले अपन ऋणात्मक लिगेंड। तो ब्रोमीन क्लोरीन हो गया। अब बच्चों नाइट्रो, नाइट्रो में N है मतलब NO2। ठीक है, कितने नाइट्रो हैं? ब्रोमो हो गया बच्चों, क्लोरो हो गया, नाइट्रो हो गया। N है इसलिए ए वाला, नाइट्रीटो होता तो ONO हो जाता। एमीन भी है तो उदासीन है, इसलिए एमीन को बाद में लिखेंगे NH3, इसकी संख्या 1 ही है। प्लेटिनम तो प्लेटिनम मैंने लिख दिया। अब यहां पे बात आ जाती है कि सोडियम की संख्या कितनी होगी। भाई सोडियम की संख्या तो बतानी है ना। अच्छा, एक चीज और है, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि बहुपरमाणविक यदि लिगेंड है तो उसको कोष्ठक के अंदर लिख देंगे। चलो सर, और एक चीज ये क्लोरीन है,
ये क्लोरीन है ना, नहीं तो परेशान हो जाओ आप लोग कि सर आप तो गलत लिख दिए। बच्चों को बोलना तो है, क्या दिक्कत है? सर को बुरा लगे चाहे ना लगे, इससे फर्क थोड़ी पड़ता है। ठीक, अब देखो सोडियम की संख्या कैसे निकालेंगे। बड़ी समस्या है ना सोडियम की संख्या निकालने के लिए। देखो बच्चों मैं बताता हूं, सोडियम की संख्या निकालना, इसके लिए अपन एक्स कर देते हैं। ठीक, फिर प्लेटिनम का अपने पास दे के रखा है, प्लेटिनम का दे के रखा है, प्लेटिनम का दे के रखा है, कितना है यहां पे देखो ऑक्सीकरण संख्या 2 आई है, तो 2 कर दो। ठीक है, ब्रोमीन का होता है -1, ब्रोमीन का होता है -1, ब्रोमीन का होता है -1, क्लोरीन का भी -1, नाइट्रो का भी -1, और ये तो उदासीन है, बराबर में कर दो 0। ठीक, तो बच्चों इसकी संख्या एक ही आएगी क्या? इसकी संख्या एक ही आएगी क्या? क्योंकि भाई ये 2 से 2 तो कट जाएगा, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा? 2 1 आ जाएगा, 1। तो इसकी संख्या एक ही रहेगी, एक को लिखा नहीं जाता, एक को लिखा नहीं जाता। इस तरीके से अपना दूसरा भी कंप्लीट हो गया। तीसरा बच्चों देखो, धन का लिखेंगे ऋण का लिखेंगे, तो बड़े प्यार से देखो, टेट्रा एमीन डाई एक्वा, तो पहले हम एमीन लिखेंगे कि एक्वा लिखेंगे? सर एक्वा भी उदासीन है, एमीन भी उदासीन, दोनों उदासीन है, एक्वा भी उदासीन और एमीन भी उदासीन, लेकिन पहले कौन आएगा? पहले एक्वा आएगा। पहले कौन आएगा? एक्वा आएगा। तो देखो बच्चों कोबाल्ट के साथ लिखना है, एक्वा आएगा मतलब H2O AQ कि एम पहले आएगा? सर एमीन पहले आएगा, एमीन पहले आएगा, NH3 पहले आएगा। इसकी संख्या कितनी है? टेट्रा एमीन, तो टेट्रा मतलब 3 एमीन। ठीक सर, डाई एक्वा, एक्वा मतलब पानी, H2O, इसकी संख्या कितनी है? 2 है। एक दंतुर लिगेंड, द्विदंतुर, बहुदंतुर, ये सारे लिगेंड मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि नोट्स में भी ऐड है, इसलिए कहता हूं बच्चों नोट्स लेना जरूरी है, इनको याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर बच्चों इतना ही है। अब ये हमने धनात्मक भाग लिख दिया, अब ऋणात्मक भाग में क्लोरीन है तो इधर क्लोरीन लिख दिया। अब आप लोगों को लगेगा कि धन ऋण कहां से, पता ही नहीं चल पाता है। देखो ना बच्चों, धनात्मक भाग इधर सोडियम था, इसलिए सोडियम पहले था, क्लोरीन बाद में, तो क्लोरीन बाद में कर दिया। अब इसकी संख्या निकालनी है भाई, इसकी संख्या निकालनी है। इसकी संख्या निकालने के लिए अपन को एक सॉल्यूशन ऐसा होता है कि जैसे इसकी संख्या हमको निकालनी है, तो प्यारे बच्चों कोबाल्ट का कितना है? कोबाल्ट का कितना है अपना? देखो कोबाल्ट का कितना है? कोबाल्ट का अपना 3rd आ गया, तो यहां पे 3 आ गया, +3, ये भी उदासीन, ये भी उदासीन। हमें क्लोरीन का निकालना है, तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो यहां पे Cl3 कर दो। क्लोरीन का निकालना है बच्चों, तो अपना ठीक है इस ऑक्सीकरण संख्या से निकाल लेंगे। ठीक, या कि आप ऐसा कर दो कि इन सब का योग +3 के बराबर कर दो, है ना? इन सब का योग +3 के बराबर कर दो, खत्म कहानी। इन सब का योग जितना भी ऑक्सीकरण संख्या, भाई कोबाल्ट का देके रखा है ना, तो कोबाल्ट को हटा करके इन सब का योग, तीनों का योग किसके बराबर होगा? कोबाल्ट के बराबर होगा। ठीक है, चलिए क्लियर, मैं वो भी तरीका बता दूंगा आप लोगों को। अगला पॉइंट लेकर चलते हैं। अगला देखिए बच्चों, टेट्रा एक्वा डाइक्लोरोक्रोमियम, इसमें भी क्रोमियम है। देखो ना, पहले धन का लिखेंगे, और हमने आपको बता दिया है उपसहसंयोजी क्षेत्र पहचानने का तरीका बता दिया, तो ये उपसहसंयोजी क्षेत्र के अंतर्गत ही आएगा। क्रोमियम है बच्चों, क्रोमियम लिख दिया। क्या बोला है? टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो, तो पहले क्लोरीन लिखेंगे, Cl2 लिखेंगे। सर क्यों लिखेंगे Cl2? Cl2 इसलिए लिखेंगे प्यारे बच्चों क्योंकि यहां पे ऋणात्मक लिगेंड पहले लिखा जाता है, फिर उदासीन, फिर धनात्मक। फिर बोला है टेट्रा एक्वा, तो H2O की संख्या 3 आ जाएगी। ठीक, बाकी तो है ही नहीं है। 3rd नाइट्रेट, नाइट्रेट का मतलब होता है NO2, इसकी संख्या बतानी है, इसकी संख्या कितनी होगी? इसकी संख्या कितनी होगी? तो बच्चों क्रोमियम का अपने पास कितना है? तो क्रोमियम का अपने पास +3 है। क्लोरीन 2 है बच्चों, तो -2 हो जाएगा। एक क्लोरीन का -1 होता है। ये तो आपका उदासीन ही है, ये आपका तो उदासीन ही है। बराबर में इसका निकालना है NO2 का, तो X कर दो। गड़बड़ तो नहीं आ रहा है? नहीं तो फिर गड़बड़ हो ही जाए।
लगभग लगभग अपना सही होना चाहिए। ठीक, नाइट्रेट, नाइट्रो नहीं है, नाइट्रेट है ना। तो x का मान कितना हो जाएगा, एक ही आएगा, इसकी संख्या एक ही रहेगी, इसकी संख्या एक ही रहेगी। लेकिन मैंने नाइट्रो जोड़ा है जबकि नाइट्रेट जोड़ना है, और नाइट्रेट का सूत्र होता है NO3, वही तो मैं सोचा, NO3। नाइट्रेट का सूत्र होता है NO3। ठीक, अगला पहचानो बच्चों, पोटेशियम। पोटेशियम के कर दो, फिर ब्रैकेट लगा दो क्योंकि अब ऋणात्मक। ट्राई ऑक्जेलेट, फेरेट, फेरेट मतलब Fe, C2O4। ठीक, और कितना बोला है, ट्राई, ट्राई ऑक्जेलेट, C2O4, ट्राई ऑक्सलेटो। ठीक है, अब इसमें पोटेशियम की संख्या कितनी होगी, बताओ प्यारे बच्चों, कैसे निकालेंगे। तो सर इसके लिए निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, पोटेशियम का तो निकालना है, आयरन का अपना देके रखा है, आयरन का कितना दिया है, +3। ठीक है, +3 प्लस कर दो बच्चों। यहां पर इसका कितना होता है, इसका कितना होता है, इसका कितना होता है, 2 नेगेटिव होता है, और इसकी संख्या किससे गुणा करेंगे, 3 से। ठीक, या आप ऐसा भी कर लिया करो, सबसे बढ़िया, 3 दूना 6 बराबर 0, तो इसकी संख्या 3 निकल कर आएगी बच्चों। 3 दूना 6, 6 में 3 घटा दोगे तो इसकी संख्या 3 निकल कर आएगी। कितनी निकल कर आएगी, 3 निकल कर आएगी। ठीक है, इसकी संख्या कितनी निकल कर आएगी, 3 निकल कर आएगी। कितनी प्यारे बच्चों, 3। कितनी, 3। कुल मिलाकर के इतना समझो कि उपसहसंयोजी क्षेत्र के अंदर का जो टोटल योग है वो इसके बराबर होगा, इसके अंदर का टोटल योग इसके बराबर होगा। अब आप लोगों को लगेगा कैसे, जैसे मुझे पोटेशियम का निकालना था, पोटेशियम का निकालना था, आयरन का मेरा कितना निकल कर आया है, 3 बच्चों, तो 3 कर दिया धन। ठीक है, इसकी संख्या निकालनी है बस, ये 3 गुणे -2, तो 6 में 3 है तो x का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 3। खत्म कहानी। पहचानना तो है, केवल संख्या निकालना है अपन को, संख्या निकालना है कि कितने संख्या जुड़ेंगे, वो चीज अपन को बताना था। ठीक, चलो इसके बाद और बचा ये पोटेशियम है, तो पोटेशियम रहने दो। इसके बाद बच्चों एमीन ट्राई क्लोरो प्लेटिनेट, देखो एमीन भी है, ट्राई क्लोरो भी है, प्लेटिनेट भी है। प्लेटिनेट का मतलब प्लेटिनम, इसके साथ एमीन ट्राई क्लोरो, क्लोरो की संख्या 3 है। फिर पहले बच्चों एमीन भी जुड़ा हुआ है, तो एमीन मतलब NH3, और इसको अपन ब्रैकेट लगा दिए। ठीक, अब इसकी संख्या निकालनी है, इसकी संख्या निकालनी है, और ऑक्सीकरण संख्या कितना है, 2 है बच्चों, ऑक्सीकरण संख्या 2 है। मतलब हमें K का मान निकालना है, बराबर कर दो। प्लेटिनम का मान कितना है, 2 है, और क्लोरीन कितना है, 3 नेगेटिव है, और ये उदासीन, तो इसकी संख्या -1 आएगी। कुल मिलाकर की संख्या एक ही रहेगी, कुछ सुधारना नहीं है, कुछ नहीं सुधार करना है, बस यही रहेगा, इसकी संख्या एक ही रहेगी। पक्षांतर करते तो +1 कर देते, टोटल 0 आ जाता है, टोटल 0 के बराबर आ जाता है, तो टोटल 0 के बराबर करेंगे, बराबर कर देंगे, वही चीज है। अपन को संख्या निकालने का तरीका पता होना चाहिए बस। ठीक, चलिए ये अपना क्लियर हुआ बच्चों। अब आगे देखते हैं, अब देखते हैं, अभी बहुत सारा है यार, है ना सर, बहुत ज्यादा लेकर आए हो तो रहेगा ही। देखो बच्चों, सोडियम है, हेक्सा फ्लोरो है इस बार, और सिलिकेट है। सोडियम है तो सर सोडियम अपन ने कर दिया, फिर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि उपसहसंयोजी क्षेत्र ब्रैकेट के अंदर लिखता है। हेक्साफ्लोरोसिलिकेट, हेक्साफ्लोरोसिलिकेट SI है, फ्लोरो की संख्या 6 है, फ्लोरो की संख्या 6 है। ठीक है बच्चों, अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 4 है बच्चों, तो ऐसे निकालेंगे, सोडियम का X, इसकी संख्या 4 है, इसकी संख्या सिलिकॉन की संख्या 4 है, इसका हो जाएगा -6 बराबर 0, तो X बराबर आ जाएगा 2, तो इसकी संख्या 2 हो जाएगी। खत्म, केवल संख्या निकालना है। कैसे निकाल दिया सर, हमें सोडियम निकालना था तो X कर लिया, सिलिकॉन हमने कर लिया 4 क्योंकि 4 दे के रखा है, ये केंद्रीय धातु परमाणु का ये ऑक्सीडेशन नंबर है, और F का वो -1 होता है। 17वें समूह क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब का -1 होता है, तो 6 है इसलिए -6 कर लिया। कैलकुलेट करोगे तो X बराबर 2 आ जाएगा। खत्म, ये अपना बन गया। अगला पेरे बच्चों, अगला देखो जरा, देखो बोला यहां पे डाइक्लोरोबिस,
और कोबाल्ट, यहां पर बच्चों निगेटिव है तो निगेटिव बाद में जुड़ेगा, तो यहां पर ध्यान देना है पहले केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट, क्या है बच्चों, कोबाल्ट है। फिर क्या बोला है, डाइक्लोरो बिस एथिलीन डायमीन, सबसे पहले एथिलीन डायमीन उदासीन है और डाइक्लोरो ऋणात्मक है, तो पहले ऋणात्मक लिखेंगे डाइक्लोरो। और बिस की मतलब 2, एथिलीन डायमीन की संख्या 2 है। बिस का मतलब ये होता है, बिस का मतलब बहुदंतु लिगेंड के लिए 20 ट्रिस टेट्रा क्रिस करते हैं, तो 20 हो गया बच्चों, क्या हो गया 20 हो गया 20 एथिलीन डायमीन, तो डाइक्लोरो डाइक्लोरो तो डाइक्लोरो, 20 की संख्या मतलब 2 एथिलीन डायमीन, तो एथिलीन डायमीन, कोबाल्ट तो कोबाल्ट है बच्चों। फिर सल्फेट, सल्फेट मतलब SO4। अब सल्फेट की संख्या निकालनी है तो मैं आपको बताता हूं, देखो जरा, इसकी संख्या निकालनी है तो इसको अपन x के बराबर करेंगे। कोबाल्ट का कितना है, +4। क्लोरीन है बच्चों -2, ठीक है, धन, एथिलीन डायमीन उदासीन, सल्फेट की संख्या x बराबर कितना करोगे 0। अब पक्षांतर करोगे तो इसकी संख्या 2 आएगी बच्चों टोटल, क्योंकि ये ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक लिगेंड है बच्चों, तो -x करेंगे, कुल मिलाकर x बराबर 2 आएगा, तो इसकी संख्या होल ट्वाइस में कर देंगे, इसकी संख्या होल ट्वाइस में कर देंगे, ठीक है, किस में कर देंगे बच्चों, होल ट्वाइस में। लेकिन होल ट्वाइस में क्या सही है, क्या सही है, नहीं, इसका 2 निगेटिव होता है सर, इसका 2 निगेटिव आएगा, तब 2 निगेटिव आएगा, तो 2 निगेटिव मतलब इसकी संख्या 1 निगेटिव नहीं, 2 निगेटिव है, ठीक है, 2 निगेटिव है, जैसे x बराबर आपका आएगा -2, और क्या सल्फेट, एक ही सल्फेट का 2 निगेटिव है, बिल्कुल सही है, एक ही सल्फेट का, यदि 4 होता तब सल्फेट का होल ट्वाइस होता। SO4 का 2 निगेटिव होता है ना, तो एक ही रहेगा, SO4 का 2 निगेटिव होता है, इसलिए एक ही रहेगा। यदि x बराबर x बराबर कितना आ गया भाई, -3 आता, -4 आता, तो इसका होल ट्वाइस करना पड़ता, क्योंकि इसका 2 निगेटिव होता है। 1 निगेटिव के लिए अपन संख्या से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसका 2 निगेटिव होता है ना, SO4 का 2 निगेटिव होता है, 2 निगेटिव होता है, तो एक ही रहेगा, तो संख्या ये नहीं बताएगा कि बोले सर संख्या है, ऐसे में नहीं, वो भी वो एक दंतुर के लिए बात की जा रही थी, एक दंतुर लिगेंड और जिसका 1 निगेटिव हो रहा था, ठीक, चलो यहां तक भी क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट करते हैं। हर चीज में एक छोटा सा ट्विस्ट आ जाता है और उस ट्विस्ट को भी समझते चलना है। इसके बाद बच्चों हेक्सा एक्वा क्रोमियम, क्रोमियम है, हेक्सा एक्वा क्रोमियम, हेक्सा एक्वा क्रोमियम, हेक्सा मतलब 6, एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, तो क्लोरीन की संख्या कैसे निकालेंगे सर, देखो बताता हूं, क्रोमियम का आपका +3 आया, ये उदासीन है, ये उदासीन है ना, और बच्चों क्लोरीन का x बराबर 0, तो आप x बराबर -3 आएगा, तो भाई एक क्लोरीन का -1, तो 3 क्लोरीन का -3, तो इसलिए यहां पे 3 करेंगे क्योंकि बराबर आना चाहिए, ठीक, चलो ये भी क्लियर सर, ठीक, एक क्लोरीन का -1 -3 आया, मतलब 3 क्लोरीन होना चाहिए। क्लोरोबिस, ठीक, क्या बच्चों, क्लोरोबिस, क्या बोला है, क्लोरोबिस एथिलीन डायमीन नाइट्रिटो कोबाल्ट, अरे वाह यार, वाह वाह वाह, चलो बाबूजी बताओ, क्लोरोबिस, क्लोरो भी है, बिस भी है, कोबाल्ट के साथ, कोबाल्ट है अपने पास, क्लोरीन है, क्लोरो है बच्चों, फिर नाइट्रिटो भी है, नाइट्रिटो, ये भी 1 निगेटिव है, नाइट्रिटो का होता है ONO, और नाइट्रेटो का होता है बच्चों, नाइट्रेटो का होता है बच्चों आपका NO2, लेकिन यहां पे ONO हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ONO, ठीक, नाइट्रेटो। इसके बाद बिस एथिलीन डायमीन, मतलब इसकी संख्या 2, एथिलीन डायमीन की संख्या 2। अब इसको भी लिखने का भी तरीका बताया, पहले ऋणात्मक लिखेंगे, फिर आपका उदासीन या धनात्मक आएगा बच्चों। तो क्लोरीन जो है ऋणात्मक है, ONO ऋणात्मक है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है, इसमें अल्फाबेट में क्लोरो ही पहले आएगा, C से शुरू होता है, और नाइट्रिटो N से शुरू होता है, ठीक, वो बाद में आएगा, ठीक है। अब यहां पर बच्चों आयन है, आयन कितना आयन होगा वो भी अपन देख लेते हैं। कोबाल्ट का +3, इसका -1, इसका भी -1, ठीक है, इसका उदासीन, तो बच्चों 2 और 2 में 3 +3 और -2 मतलब प्लस का 1 आएगा, +1 आ जाएगा। आयन, आयन की बात की जा रही है तो +1 आ जाएगा, ठीक है बच्चों, +1 का आयन आ जाएगा, +1 का आयन आ जाएगा, +1 का आयन आ जाएगा, ठीक।
चलो ठीक है, क्लियर है, क्लियर कट, सब सर क्लियर है, सब क्लियर है, कुछ है ही नहीं है। अब इसमें बता दो जरा, टेट्रा एमीन एक्वा ब्रोमो कोबाल्ट, चलो सर बढ़िया है, कोबाल्ट है। टेट्रा एमीन एक्वा ब्रोमो, ब्रोमो है बच्चों तो ब्रोमो ऋणात्मक है। फिर बच्चों टेट्रा एमीन एक्वा, एक्वा पहले आएगा कि एमीन, एमीन आएगा, एमीन NH3 की होल 4, टेट्रा है बच्चों 4 है, फिर एक्वा भी है तो H2O कर दो, H2O भी कर दिया अपन ने। फिर नाइट्रेट है बच्चों, और नाइट्रेट के लिए अपन कर लिया NO2, NO3 हो गया, ठीक है। और ये उदासीन, ये भी उदासीन, इसका -1 है ना, इसका आपका +3। टोटल कितना होना चाहिए, टोटल कितना होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक। अपना गड़बड़ तो नहीं है ना पे कहीं पे, ठीक। इसके लिए अपन करना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो मैं आपको एक तरीका और बता देता हूं, जैसे बच्चों टोटल ऑक्सीकरण संख्या, या ऐसा भी कर सकते हो कि कोबाल्ट का जो ऑक्सीकरण संख्या है, इन सब का मिलाकर, इन सब का मिलाकर, इन सब का मिलाकर कोबाल्ट के बराबर आ जाए, कोबाल्ट के बराबर आ जाए। यानी कैसे भी तरीके से कर सकते हो आप लोग, या कि टोटल योग करके 0 के बराबर आ जाए, टोटल का योग करके 0 के बराबर आ जाए, ठीक है। टोटल का योग करके 0 के बराबर आ जाए। जैसे मैं कहता हूं कोबाल्ट का आपका कितना है, 3 है, तो 3 कर दिया। ब्रोमीन का 1 निगेटिव, ये उदासीन है बच्चों 0, ठीक है। H2O की संख्या, H2O की संख्या, H2O की संख्या, ये खत्म कहानी, उदासीन है 0। और NO3 1 निगेटिव होता है बच्चों, तो प्लस करके -x कर लो, निगेटिव में होता है, तो x बराबर कितना आएगा 2, 3 में घट जाएगा 2, तो इसकी संख्या हो जाएगी होल ट्वाइस, इसकी संख्या होल ट्वाइस में आ जाएगा, ठीक है। फिर पेंटा एमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट क्लोराइड, ये आपके लिए होमवर्क है बच्चों, और ये आपके पास 3 होमवर्क, ठीक, ठीक। तो 3 होमवर्क करना, हालांकि लंबा क्लास चल चुका, ये 10 मिनट का क्लास होना चाहिए, जो कि आपके पास 40 मिनट का क्लास हो गया। लेकिन उम्मीद करता हूं कि चीजें क्लियर हो गई होगी। यदि आप लोगों को मान लीजिए कहीं पे दिक्कत होता है, ठीक है, कहीं पे दिक्कत होता है, आपको एक ही चीज में दिक्कत आएगी कि सर संख्या कैसे निकालेंगे। तो जैसे मान लीजिए संख्या निकालने के लिए फिर से एक बार मैं यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन यदि आपके अंदर हो तो थोड़ा सा मैं चर्चा कर लेता हूं संख्या निकालने के लिए। जैसे यहां पे क्लोरीन की संख्या मैंने निकाली थी, तो आप इतना करो कि सबका योग करके 0 के बराबर कर दो, या कोबाल्ट को अलग कर लो और सबका योग कर लो। जैसे मैं सबका योग करता हूं, जैसे बच्चों कोबाल्ट का कितना है 3 है, कोबाल्ट का कितना निकला है 3, तो +3 कर लिया। यहां पे बच्चों NH3 है, NH3 उदासीन है, इसका कोई मतलब नहीं। धन के बच्चों क्लोरीन निगेटिव में होता है, और बराबर में कर दो 0। तो बच्चों 3 - x बराबर 0, तो आप कहोगे x बराबर सर 3, इसकी संख्या आ गई 3। बड़े प्यार से समझ में आ गया। फिर इसमें बात करता हूं बच्चों, सोडियम की संख्या निकालनी थी, तो मैंने कहा कि सोडियम का ऑक्सीकरण संख्या, तो यहां पे +2, सॉरी सोडियम का संख्या निकालना था तो x करा मैंने। प्लेटिनम की संख्या 2 दे के रखी थी तो मैंने 2 कर दिया। ब्रोमीन 1 निगेटिव बच्चों, क्लोरीन 1 निगेटिव होता है, नाइट्रो भी 1 निगेटिव होता है, ये आपका उदासीन है, तो 0 बराबर 0। तो यदि आप इसको काट दोगे बच्चों तो -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, यानी इसकी संख्या 1 ही रहेगी, तो 1 ही लिखा मैंने। हाँ सर, अब चीजें क्लियर हो गई। थोड़ा इसलिए तो कहता हूं जो लास्ट तक देखता है ना तो उसको कभी भूलता ही नहीं है। अब मुझे यहां पे क्लोरीन की संख्या निकालनी थी, किसकी संख्या, क्लोरीन की संख्या निकालनी थी। क्लोरीन की संख्या कैसे निकलेगी, कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या 3 देके रखा है सर, 3 धन, इसका बच्चों उदासीन है तो कोई मतलब नहीं, ये भी आपका उदासीन है तो कोई मतलब नहीं, और क्लोरीन होता है -1, तो यहां पे -x करेंगे बराबर 0, क्योंकि ऋणात्मक है बच्चों। 3 - x बराबर 0, तो x बराबर कितना संख्या आ गया 3, तो इसकी संख्या कितनी हो गई 3। अभी बच्चों ये 2 निगेटिव होता तो गड़बड़ हो जाता, ये 1 निगेटिव है इसलिए इतना आसान है, ठीक है। चीजें क्लियर, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। यदि मान लीजिए सल्फेट जुड़ा होता, सल्फेट जुड़ा होता, तो यदि x की संख्या 2 आ गई तो एक ही सल्फेट होगा, क्योंकि ये 2 निगेटिव होता है, इसकी संख्या 1 ही होगी। x बराबर बच्चों आपका 4 आ गया, तब यदि सल्फेट जुड़ा है तो सल्फेट का होल ट्वाइस करते, ठीक है, याद रखिएगा। इस तरीके से अपन पूरा करते, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ डाउट आपके अंदर रह ही जाएगा, क्योंकि कितना भी लंबा चौड़ा क्लास कर ले, इतना आसान नहीं है कि ये 2 मिनट का काम हो जाए।
थोड़ा लंबा चौड़ा क्लास रहता ही है और बच्चों आप लोगों से विनती हाथ जोड़कर करते हैं कि यदि प्रॉपर तैयारी करना है, यदि प्रॉपर तैयारी करना है तो इस नंबर से व्हाट्सएप जरूर करके नोट्स ले लें। मात्र 100 रुपए की चार्ज है। 9685299150 मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों। जब मैं बिजी नहीं रहता हूं तो आपका कॉल भी रिसीव करता हूं, है ना, आपसे बात भी करता हूं। आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं ताकि सबका हेल्प और सबका विकास हो सके। ठीक है बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।